हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर्स का मुख्य 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है: ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो आज उसमें से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स में सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स था, उसको आज देखेंगे डिटेल में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स का सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो था, अर्थात इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स What is input characteristics? The variation of base current with base emitter voltage at constant collector emitter voltage is called input characteristics। अर्थात बेस करेंट और इमिटर और बेस का वोल्टेज के सापेक्ष जो चेंजिंग होता है, उसके रेशियो को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं जब कलेक्टर इमिटर वोल्टेज कांस्टेंट होता है। देखते हैं किस प्रकार से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे, किस प्रकार से इसको बना सकते हैं ग्राफ में, और कैसे इसको हम लोग ग्राफ ऑब्टेन करेंगे। इसे ग्राफ बनाने के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम लोग को कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशंस का उपयोग करेंगे। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशंस, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस में कि 3 टाइप्स का कॉन्फ़िगरेशंस होता है: कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशंस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस। तो उसमें से जो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशंस, तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशंस को डिटेल में जानने के लिए आप हमारी पिछले वीडियो को देखें, उसमें आप समझ जाएंगे कि कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है, कैसे होता है और किस प्रकार से ये वर्किंग को करता है। तो इसमें भी हम लोग कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन से करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इमिटर में 3 टर्मिनल्स होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर लेते हैं तो फिर एरो ये एरो अंदर की ओर जनरेट होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशंस होगा। ये 3 टर्मिनल्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हम जैसा कि जब किसी का सैंपल बनाते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर का, तो इमिटर की उस एरो को दिखाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ये एरो है, इसलिए यह इमिटर है और ये बेस, और ये रीजन्स मेरा ये टर्मिनल देख रहे हैं, ये कलेक्टर हैं। कभी कभी इसमें से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसका कुछ सैम्पल्स इस प्रकार से आपने देखा होगा। इसमें से कुछ कमेंट में ये क्वेश्चंस भी आते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन्स होता है कि चूंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर्स है और पीएनपी ट्रांजिस्टर में इमिटर वाला भाग बाएं तरफ है, बेस वाला बीच में और कलेक्टर्स का दाएं तरफ है। तो इस प्रकार से बाएं वाला भाग ये है, तो ये इमिटर होना चाहिए और ये कलेक्टर्स। तो ऐसा नहीं है। इस ट्रांजिस्टर्स को हमने बेस के अनुसार थोड़ा सा मूवमेंट कर दिया है, रोटेट कर दिया है, जिसके कारण से इमिटर इस साइड में आ गया है, कलेक्टर्स इस साइड में चला गया है। अर्थात हम इसको ट्रांजिस्टर्स मेरा वही है, बस इसको जो है इसके अनुसार रख कर थोड़ा सा रोटेट कर दिए हैं 180 डिग्री 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर रोटेट कर दिए हैं। इसलिए इमिटर्स इस साइड में और कलेक्टर इस साइड में। अगर रियल ट्रांजिस्टर्स होगा तो इस प्रकार से रोटेट कर सकते हैं। देखते हैं किस प्रकार से ये वर्किंग को करता है।
जैसा कि आप जानते हैं कि ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें इमीटर इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट दोनों के लिए कॉमन होगा, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। इस प्रकार से हम इसमें, चूँकि हमको यहाँ पर बेस और इमीटर का वोल्टेज चेंज करना है, इसलिए यहाँ पर हम एक सेल लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी, अर्थात कलेक्टर इमीटर पी रीजन्स का है। क्योंकि ये पी रीजन्स का है, इसलिए इमीटर्स का हम लोग जो जोड़ेंगे वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से कनेक्शन करेंगे और फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस है, अर्थात इसका रेजिस्टेंस जो है हम लोग बदल सकते हैं। इस प्रकार से चूँकि हम इसमें करेंट्स को मापना है, बेस करेंट्स को, इसलिए यहाँ पर हम लोग एक एमीटर्स को लगाते हैं, इस प्रकार से। और यहाँ पर वोल्टेज को हम लोग को कैलकुलेट करना है, मापना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग वोल्टमीटर लगाते हैं, इस प्रकार से। तो फिर आप देख रहे हैं कि आउटपुट सर्किट के लिए यहाँ पर से करंट ऑब्टेन होगा। यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जैसा कि बुक्स में दिया रहता है। तो वो आउटपुट सर्किट के लिए काम करता है। तो हम केवल इनपुट की कैलकुलेट कर रहे हैं, इस प्रकार से हमको यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर से हम किसी सेल को जोड़ सकते हैं या फिर उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस सर्किट में कि यहाँ पर एक बैटरी है, दो सेल्स को कनेक्ट किए हैं तो एक बैटरी बन गया है। ये एक बैटरी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड में है और नेगेटिव टर्मिनल इस साइड में है। इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस, मान लेते इसका रेजिस्टेंस कुछ R है, तो फिर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, अर्थात इस प्रकार से इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं जैसे कि फिगर में है कि यदि हम बेस और इमीटर का वोल्टेज चेंज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के डिफिनेशन में कि कलेक्टर और इमीटर्स का जो है वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो कुछ सेल्स के द्वारा दिखा देते हैं कि कैसे कांस्टेंट होता है। इस कनेक्शन को भी देख लेते हैं ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो कि किस प्रकार से कनेक्शन होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कलेक्टर और इमीटर्स दोनों पी रीजन से हैं। कलेक्टर्स को रिवर्स बायसिंग करेंगे, अर्थात इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इमीटर को पॉजिटिव टर्मिनल से। इस प्रकार से कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल्स। इस प्रकार से हम चाहे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का उपयोग कर सकते हैं। देखते इस सर्किट में किस प्रकार से वर्किंग होगा और कैसे हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्टेन करेंगे और कैसे इसको ज्ञात करेंगे कैसा होता है, ये इस ग्राफ को बनाएंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये बैटरी B1, ये B2 से डिनोट कर रहे हैं। ये बैटरी B1 है और ये B2। जब इससे करंट्स का फ्लो होगा, तो इसमें से कुछ बेस और इमीटर के बीच एक वोल्टेज ऑब्टेन होगा। यह वोल्टेज इन दोनों के टर्मिनल्स के बीच ऑब्टेन होगा, जिसे हम लोग वोल्टेज ऑफ इमीटर बेस वोल्टेज कहते हैं। इस प्रकार से इन दोनों टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज ऑफ इमीटर बेस वोल्टेज ऑब्टेन होगा। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की सहायता से हम लोग इस वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम बेस और इमीटर वोल्टेज को चेंज करेंगे तो ये बेस करेंट्स में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। जिस प्रकार से हम बेस इमीटर वोल्टेज में चेंजिंग करेंगे उसी प्रकार से बेस करंट में भी चेंजिंग होगा।
इस प्रकार से इन दोनों के बीच जो एक रेशियो बनता है उसे हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। जब ये वोल्टेज ऑफ, जैसे कि आप देख रहे हैं बैटरी B1 है, तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच एक वोल्टेज ऑब्टेन होगा जिसे कलेक्टर इमिटर वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमिटर। इस प्रकार से इन दोनों टर्मिनल्स के बीच जो वोल्टेज ऑब्टेन होगा उसे वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमिटर वोल्टेज कहते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब इसको कनेक्शन किया गया है तो जब यहाँ पर से चेंजिंग होगा बेस और इमिटर वोल्टेज में, तो बेस करंट में भी चेंजिंग होगा। तो इसको हम लोग ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से चेंजिंग होता है। इस प्रकार से इन दोनों के बीच हम लोग ग्राफ को बनाने के लिए ग्राफ को इस प्रकार से ऑब्टेन करेंगे। अर्थात एक साइड में हम लोग करेंट्स को दिखाएंगे IB, करंट ऑफ बेस, एंड इस साइड में दिखाएंगे वोल्टेज ऑफ बेस इमिटर, इसे इमिटर बेस वोल्टेज भी कहते हैं। देखते हैं इस प्रकार से कैसे होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब शुरू में, जैसा कि आपने पिछले कॉन्फ़िगरेशन में देखा था ट्रांजिस्टर्स की वर्किंग के बारे में और डायोड की वर्किंग के बारे में, तो चूंकि आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है दो डायोड के कॉम्बिनेशन से, इसलिए बेस और इमिटर के बीच में जो है एक जंक्शन बन रहा है और ये एक डायोड की तरह ही वर्क करेगा। अब डायोड के बारे में समझने के लिए हमारे पिछले वीडियो को देखें, उसमें डायोड्स के वर्किंग को पूरा एक्सप्लेन किया गया है। आप वहाँ पर देखेंगे डायोड की वर्किंग को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो बेस और इमिटर्स के बीच एक जंक्शन है और इस प्रकार से ये जो एक डायोड की तरह वर्किंग को करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि डायोड में करंट का इंक्रीमेंट कैसे होता है, क्योंकि बेस और इमिटर्स के बीच जो है यह डायोड फॉरवर्ड बायसिंग है, क्योंकि P रीजन्स पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और N रीजन्स नेगेटिव टर्मिनल से। तो फॉरवर्ड बायसिंग का आप ग्राफ देख चुके हैं किस प्रकार से होता है, तो उसी ग्राफ को हम फिर से ऑब्टेन करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायसिंग होता है तो करंट में इंक्रीजमेंट शुरू में धीरे धीरे होता है, अर्थात जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट में बहुत कम इंक्रीजमेंट होता है और अगली बार जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट में कुछ ज़्यादा इंक्रीजमेंट होता है। इस प्रकार से धीरे धीरे वोल्टेज के सापेक्ष करंट का स्पीड ज़्यादा बढ़ता है, वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से ग्राफ हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो मान लेते हैं कि जब वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमिटर कांस्टेंट होता है, जब ये वोल्टेज कुछ कांस्टेंट है जैसा कि 0.1 वोल्ट, अर्थात इसका वोल्टेज 0.1 वोल्ट है, इतना वोल्टेज है, तो इस पर कुछ अलग ग्राफ होगा। और जब वोल्टेज को हम लोग 0.2 वोल्ट कर देंगे तो ग्राफ जो है सो आगे धीरे धीरे और धीरे धीरे चेंज होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब वोल्टेज कम होता है तो करंट में, बेस करंट में तेज़ी से इंक्रीजमेंट होता है, और जब इस वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमिटर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो बेस करंट में थोड़ा देर से इंक्रीजमेंट होता है, अर्थात ज़्यादा वोल्टेज, बेस इमिटर का ज़्यादा वोल्टेज होने पर करंट में इंक्रीजमेंट होता है। इस प्रकार से इसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, अर्थात हम इस ग्राफ से, इसमें हमने यह देखा कि इस ग्राफ में ये ग्राफ जो है डायोड की तरह ही होता है, लेकिन जब हम लोग वोल्टेज ऑफ कलेक्टर इमिटर को बढ़ाते हैं तो थोड़ा ग्राफ में थोड़ा सा चेंजिंग होता है। इसके बाद देखते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। व्हाट इज इनपुट रेजिस्टेंस? Input resistance. What is input resistance? The ratio of a small change in base emitter voltage to the small change in base current. अर्थात ये एक रेशियो है
बेस इमिटर वोल्टेज में थोड़ा सा चेंजिंग का और बेस करंट में थोड़ा सा चेंजिंग का, अर्थात हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस को इस प्रकार से दिखा सकते हैं। R I इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा IB, अर्थात इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस डेल्टा V वोल्टेज कहाँ का वोल्टेज होगा, बेस और इमिटर का वोल्टेज होगा, और करंट होगा बेस का। इस प्रकार से इनपुट रेजिस्टेंस रेशियो है वोल्टेज ऑफ बेस इमिटर एंड बेस करंट, इन दोनों का चेंजिंग का रेशियो है। अर्थात इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ अ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज ऑफ बेस इमिटर टू द स्मॉल चेंज इन बेस करंट। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आर आई ये दोनों का रेशियो जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अर्थात इस प्रकार से शुरू में जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वोल्टेज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है तो अगली बार पिछला बार के कंपेयर में कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है करंट में। फिर जब वोल्टेज में इंक्रीमेंट होता है तो इस करंट में पिछला बार के मुकाबले और ज़्यादा होता है। इस प्रकार से आर आई हर बार चेंजिंग कर रहा है। आर आई कॉन्स्टेंट तभी होगा जब ये ग्राफ बिल्कुल सीधा होगा, और जैसा कि आप ग्राफ पे देख रहे हैं कि ये लाइन जो है सीधा नहीं है, एक कर्व की तरह है। इस प्रकार से आर आई चेंजिंग कर रहा है, आर आई कंटिन्यूसली चेंजेस, आर आई लगातार चेंज कर रहा है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए हमारी अगली वीडियो को देखें और उसको डिटेल में आप समझें कि क्या होता है वो और कैसे वर्किंग करता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हमारे अगली वीडियो को देखें और हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।